अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वजीर आजम ने पाकिस्तान की रीबूटिंग के हवाले से सेमिनार में शिरकत की। वजीर आजम इमरान खान ने पाक फौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सेमिनार की सदारत की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी भी वजीर आजम के हमरा थे। वजीर आजम ने सेमिनार से खिताब में कहा, पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में रोजगार के बहुत मौके हैं। नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाने की ज़रूरत है। मुल्क को खुद इन्हसार ममालिक की सफ़ में लाना चाहते हैं। ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो दुनिया में एक आलमी ताकत के तौर पर उभरे। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए साजगार माहौल फराहम करेगी। स्पेशल इकनॉमिक जोन के बोर्ड ऑफ अप्रूवल से मुतालिक इजलास सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। निजी शोबा से अप्रूवल कमेटी में 2 मेंबरान की तकर्री समेत 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन की मंजूरी। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इस्लामाबाद, स्पेशल इकनॉमिक जोन पार्क चीन, रायविंड स्पेशल इकनॉमिक जोन सिंध की मंजूरी की गई। स्पेशल इकनॉमिक जोन की तादाद 20 हो जाएगी। स्पेशल इकनॉमिक जोन सेल ऑफ प्लांट रेगुलेशन से मुतल्लिक अहम फैसला किया गया। 1 माह में मुशावरत करके आइंदा इजलास में प्रपोजल के लिए भेजा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सहूलतों से मुतल्लिक रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत भी कर दी गई हैं। नैब केसेस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अदालत पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के तलबी के लिए इश्तिहार जारी करने का हुक्म सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अदम पेशी पर रिमार्क्स में वफाकी हुकूमत को हुक्म जारी किया कि नवाज शरीफ की तलबी के लिए इश्तिहार जारी किया जाए। अदालती हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ की लंदन रिहायशगाह एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर भी तलबी का इश्तिहार चस्पा किया जाए। नवाज शरीफ की तलबी के लिए अंग्रेजी और उर्दू अखबार में इश्तिहार जारी किया जाएगा। इश्तिहार का खर्च वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अदालत ने हुकूमत को 2 रोज में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी करने का वक्त दे दिया। अदालत आलिया ने रिमार्क्स में कहा कि नवाज शरीफ को तलबी के इश्तिहार के बाद 30 रोज में अदालत पेश होने की मोहलत दी जाती है। नवाज शरीफ 30 रोज में अदालत पेश ना हुए तो इश्तिहार करार दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया के हमरा कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर आमद। आर्मी चीफ ने कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग पायदार अमन और इस्तेहकाम के आने तक जारी रहेगी। कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर आमद के मौका पर उनके अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौके पर आर्मी चीफ के साथ उनकी अहलिया भी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। आर्मी चीफ का कहना था कि हमारे अफसरों और जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेरे गौर आए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन 2 तरफा ताल्लुकात गहरे और तारीखी नौइयत के हैं। हम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर दोनों ममालिक के मौक़िफ़ में पाए जाने वाले मुमासलत खुशाइंद है। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की दिल खोल कर मुआवनत की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने हौसी बागियों की जानिब से सऊदी तनसीबात पर हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की। कहा, हरमैन का तक़द्दुस हमारे ईमान का हिस्सा है। सऊदी अरब की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम साथ खड़े हैं। गुफ्तगू में दोनों वज़राए ख़ारिजा ने अहम इलाक़ाई व आलमी उमूर पर मुशावरती सिलसिले को जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। आपको अपडेट करें कि शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद कहते हैं, पीडीएम मुल्क बचाने निकली है, अब बात सड़कों पर होगी। काबीना में अवाम की तकलीफ नहीं, नवाज शरीफ और मुखालिफिन पर पर्चे कराने की बात होती है। वजीर आजम को महंगाई और मईशत की तबाही का इल्म ही नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान। उन्होंने मजीद और क्या कहा, ये आपको भी सुनवाते हैं।
कहानी आई है कि हमें नहीं पता ये पर्चा किसने दर्ज किया। ये अब वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब मुझे पता से नहीं चला। मंसूब किया गया कि उनको कोई इल्म नहीं था, वो बड़े नाराज हुए हैं जब उनको पता चला है। तो मुल्क का तो मसला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि आटा जो है वो 75 से 80 रुपए का बिक रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि चीनी 110 से ऊपर बिक रही है। वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि बेरोजगारी मुल्क में आम हो गई है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, इसका भी वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं है कि मईशत तबाह हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने 2 साल में इतने कर्जे ले लिए हैं जो पिछले 10 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं लिए थे। इसका भी इल्म नहीं है। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि सीपैक बंद हो चुका है। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि आज हम आलमी दुनिया में अकेले हैं। 4 दिन इस वज़ीर-ए-आज़म के वज़रा लगे रहे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहे। आज पर्चा दर्ज हो गया है। मेरी इनसे गुजारिश है, पर्चे में शामिल हो जाएं, पर्चे में अपना नाम शामिल करें कि हाँ हम भी गवाही देने वाले हैं कि फलाना आदमी गद्दार है, फलाना इंडियन। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की मिज़ार कायद पर हाजिरी, कहती हैं हुकूमत पर जोर डालकर अपोजिशन करप्शन केसेस में रिलीफ चाहती है और इस हद पर पहुंच चुकी कि इदारों को दाव पर लगा दिया। जजीरों के मामले को सिंध हुकूमत सियासी बना रही है। सिंध हुकूमत ना खुद काम करती है ना करने देती है। हमारा मकसद बैरूनी सरमायाकारी लाना और लोगों को रोजगार देना है। हम मानते हैं महंगाई है, मगर इसकी बुनियादी वजह नून लीग के दौर के कर्जे हैं। कोई इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो उनकी ये जो माहौल वो क्रिएट कर रहे हैं। देखें इस वक्त पाकिस्तान कोविड के बाद, अब देखें कोविड एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए हम आज भी जो है उससे बिल्कुल वो नहीं हुए, लेकिन दूसरे ममालिक के निस्बत हमारे जो हिकमत अमली थी, हमारी जो हुकूमत ने जो तदाबीर ली, अल्लाह ताला की मदद सब शामिल हुई और हमें वो नुकसान नहीं हुआ कि जो, लेकिन एक हमारी इकोनॉमी को भी धचका लगा, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर भी ज़रब आई। अब ऐसे हालात में अगर कोई अपोजिशन की पार्टी इस किस्म का कैंपेन शुरू करना चाहती है तो मेरा ख्याल है कि वो मुल्क दोस्त तो हो नहीं सकती है। इस किस्म की बातें करना कि ये किसी ने ये जिस वाक़े का जिक्र आप कर रहे हैं इसमें तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। इस मुल्क में कोई भी उठ के तो जाके FIR कर सकता है, किसी के खिलाफ कर सकता है। हुकूमत इस मामले में नहीं है। हमारी तवज्जो है अवाम की भलाई के लिए, फलाह के लिए काम करना, हम उस पर फोकस्ड हैं। और ये जो है तो आएंगे बिकॉज इनका जो है इनके पास कोई वो अखलाकी जवाज़ नहीं है इनके पास कि वो एक तहरीक चला सके। गिरफ्तार करना है तो कर लो। बगावत के मुकदमे में लीगी रहनुमाओं की लाहौर के थाना शादरा अहमद, मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह तारक की SHO से मुलाकात। FIR से मुतल्लिक बातचीत। मोहम्मद जुबैर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। आपने जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने एक मुकदमा बनाया बगावत का, गद्दारी का। पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी करने पर किसके खिलाफ मुकदमा बनाया? 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर वो तो सबसे ज्यादा मज़ाक़ का केस है। इमरान खान साहब ने, और हम इसलिए कसूरवार इमरान खान को ठहराते हैं कि उस तकरीर के बाद सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया कनेक्शन की बात की। उसके बाद आपको पता है शेख रशीद ने बातें शुरू कर दी, शहबाज गिल साहब रोज करते हैं। इसलिए हम इस SHO साहब को नहीं ब्लेम करने के लिए आए, हम उस्मान बुज़दार को भी नहीं ब्लेम करने के लिए आए, क्योंकि उस्मान बुज़दार को तो जाहिर है कुछ पता ही नहीं कि चीफ मिनिस्टर हाउस में क्या हो रहा है, उनके अपने दफ्तर में क्या हो रहा है। ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान की एज सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कि जी मुकदमे कायम किए जाएं। लेकिन इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि जब मुकदमे कायम किए जाएंगे तो हम सब डर जाएंगे और छुप के बैठ जाएंगे। आपने कभी पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में देखा कि जिन पर मुकदमे है, मेरे पर मुकदमे है, तारड़ साहब पर मुकदमे, हम खुद यहाँ आए हैं ये पूछने के लिए कि आपने अगर अरेस्ट करना है तो हाजिर हैं हम, लेकिन या तो आप में इतना दमखम होना चाहिए कि आप मुकदमे कायम करें, और अगर नहीं है तो फिर इस किस्म के ऊंचे हथकंडे ना करें।
جو موومنٹ کا اعلان کر چکے ہیں میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے وہ بالکل جاری رہے گا۔ تو دوسری جانب کیپٹن ریٹائر سفتر کے مقدمے میں دیگر افراد کو شامل تفتیش کرنے کا معاملہ، پولیس نے خرم دستگیر خان سمیت 26 افراد کو تھانہ طلبی کے نوٹسز دوبارہ بھجوا دیے۔ آج بھی کوئی لیگی رہنما تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں پیش نہیں ہوا۔ یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ گجرانوالہ کیپٹن ریٹائرڈ سفتر کے مقدمے میں دیگر افراد کو شامل تفتیش کرنے کا معاملہ، پولیس نے خرم دستگیر خان سمیت 26 افراد کو تھانہ طلبی کے نوٹسز دوبارہ بھجوا دیے ہیں۔ آج بھی کوئی لیگی رہنما تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پیش نہ ہوا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں آج بھی کوئی پیش نہیں ہوا۔ گجرانوالہ سے کیپٹن ریٹائر سفتر کے مقدمے میں دیگر افراد کو شامل تفتیش کرنے کا یہ معاملہ زیر غور ہے۔ پولیس نے خرم دستگیر خان سمیت 26 افراد کو تھانہ طلبی کے نوٹسز دوبارہ بھجوا دیے۔ آج بھی کوئی لیگی رہنما تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پیش نہیں ہوا۔ کوئی بھی لیگی رہنما آج بھی تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں پیش نہیں ہوا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے مقدمے میں دیگر افراد کو شامل تفتیش کرنے کا معاملہ، پولیس نے خرم دستگیر خان سمیت 26 افراد کو تھانہ طلبی کے نوٹسز دوبارہ بھجوا دیے ہیں۔ آج بھی کوئی لیگی رہنما تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پیش نہ ہوا۔ دوسری جانب لاہور میں مولانا فضل الرحمان کی حکومت کو للکار، کہتے ہیں نااہل حکمران عوام کے نمائندے نہیں، 2 سال میں حکومت کی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ حکومت کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں۔ غداری کے مقدمات سے گھبرانے والے نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کا کارواں چل پڑا، تمام جماعتیں بھرپور شرکت کریں گی۔ اسے عوام کی نمائندہ حکومت کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی عوام کی توقعات پر پورا اتر سکی ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی اور غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا بہت بڑا مظاہرہ ہے جو کل سے جاری ہے، اور آج ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے، جس کے ہم مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سی این جی اسٹیشنز پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سی این جی اسٹیشنز کے لائسنس اور صوبوں کو گندم کی فراہمی کے معاملات زیر غور آئے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 2007 سے پابندی کے شکار سے سی این جی اسٹیشن لگانے کے لائسنس کے اجرا کی منظوری بھی دی، اور اس کے ساتھ 8 اور مٹری سے 4 ایم ایم سی ایف ٹی گیس سوئی صدرن کو دینے کی منظوری دے دی گئی۔ روس سے درآمد گندم کی قیمتوں پر مشاورت کے لیے ای سی سی نے سیکرٹری خزانہ کی زیر صدارت کمیٹی قائم کر دی۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے قیمتوں پر مشاورت کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ ای سی سی نے سیکرٹری خزانہ کی زیر صدارت کمیٹی قائم کر دی ہے۔ ابھی آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ مولانا فضل الرحمان جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں اور ان کی ملاقات بھی شروع ہو چکی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا فضل الرحمان ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں۔ وفد میں مرکزی نائب امیر مولانا یوسف اور مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا امجد خان بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وفد میں مولانا فضل الرحمان کے معاون خصوصی مفتی ابرار احمد بھی شامل ہیں۔ وفد میں صوبائی امیر ڈاکٹر عتیق الرحمان اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی سیکرٹری جنرل مولانا صفی اللہ بھی شامل ہیں۔ وفد میں جے یو پی کے سیکرٹری جنرل شاہ ویس نورانی بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ وہ ملاقات جس کو تھا انتظار وہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وفد کے ہمراہ جاتی عمرہ آمد۔ وفد میں مرکزی نائب امیر مولانا یوسف، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا امجد خان بھی شامل ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں شعیب ہاشمی سے۔ شعیب ہاشمی، اپڈیٹ کیجیے گا، یہ بھی بتائیے گا کہ اور کون کون سے رہنما موجود ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اپنے وفد کے ہمراہ جاتی عمرہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کے وفد میں مرکزی نائب امیر مولانا یوسف، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا امجد خان اس وقت میں شامل تھے۔ اس وقت میں مولانا فضل الرحمان کے معاون خصوصی مفتی ابرار احمد جو ہیں وہ بھی اس وقت میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ وفد میں صوبائی امیر ڈاکٹر عتیق الرحمان، صوبائی سیکرٹری جنرل مولانا
صفی اللہ جو ہیں وہ بھی اس وقت میں شامل تھے. تاہم اس وقت میں JUI کے سیکرٹری جنرل شاہ اویس نورانی جو ہیں وہ بھی اس وقت میں شامل تھے. آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کے وفد سے ملاقات جاری ہے. جیسے ہی مولانا فضل الرحمان کا جو وفد ہے وہ جاتی عمرہ پہنچا تو مسلم لیگ نون کے تمام اراکین نے ان کا استقبال کیا. مریم نواز شریف اس موقع پر موجود تھیں, شاہد خاقان عباسی اس موقع پر موجود تھے, سینیٹر پرویز رشید وہاں پہ موجود تھے, مریم اورنگزیب موجود تھیں. تمام وفد نے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا اور اب اس وقت جو ہے وہ ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. تاہم جیسے یہ ملاقات کا سلسلہ جاری ہے اس کے بعد مریم نواز کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام بھی کیا ہے, جس میں پرتکلف عشائیہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کے استقبال میں دیا جائے گا. اس سے قبل جب وہ وہاں پہنچا تو مریم نواز شریف کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو PDMA کا جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا صدر بننے پر انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. تاہم فضل الرحمان کو مریم نواز شریف کی جانب سے اپنے والد کا خصوصی پیغام جو ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا. اس موقع پر مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ آج خارجہ پالیسی جو ہے اس کا دڑن تختہ ہو چکا ہے. جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کہ عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے, تو عشائیے کا کیا وقت مقرر کیا گیا ہے؟ جی, اس وقت دونوں جماعتوں کے درمیان مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور دونوں جانب سے خاص طور پر جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو احتجاج کی جو سلسلہ انہوں نے بنایا تھا, جو اس حوالے سے قراردادیں پیش کی گئی تھیں, اس پر بھرپور طریقے سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. اور اس مشاورت کو مکمل ہونے کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر عشائیے کا انتظام کیا جائے گا. اور یہ عشائیہ جو ہے اب سے تقریباً 1 گھنٹے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ٹائم دیا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد عشائیہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تاہم ابھی دونوں پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں وہ احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی مشاورت مکمل کر رہے ہیں. تاہم آج کے اجلاس میں شہباز شریف کی جو گرفتاری ہے اس کی پور الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. تاہم جمعیت علماء اسلام کے وفد نے حالیہ دنوں میں یہ جو مقدمہ درج کیا گیا تھا میاں نواز شریف کے اوپر, اس کی بھی مذمت کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اوچھے ٹھنڈے جو ہیں وہ استعمال کر رہی ہے اور ریاستی دباؤ جو ہے وہ نہیں, جو اس کو ہم نہیں مانیں گے اور اب اس حکومت کا جانا جو ہے وہ شعیب ہاشمی تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے آپ بتا رہے تھے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وفد کے ہمراہ جاتی عمرہ آمد, جبکہ وفد میں مرکزی نائب امیر مولانا یوسف, مرکزی ڈیپٹی سیکریٹری جنرل مولانا امجد خان بھی شامل ہوں گے. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, آپ رہیے ہمارے ساتھ. TV ٹوڈے خبر سب سے پہلے. یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا, خواب ہو آگے بڑھنے کا, یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا, ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں, ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں, ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ, سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز, تعبیر سے تعمیر تک. قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک, مدارس سے یونیورسٹیز تک, لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک, تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے TV ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق, خبر سب سے پہلے. TV ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں. خیبر پختونخوا کے وزیر شوکت یوسفزئی کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں حکومت کا لاہ عمل تیار ہے, نواز شریف جب بھی گرفتار ہوں واپس ان کو لے کر آئیں. خیبر پختونخوا کے وزیر شوکت یوسفزئی کی میڈیا سے گفتگو کو کہتے ہیں حکومت کا لاہ عمل تیار ہے, نواز شریف جب بھی واپس آئیں گرفتار کریں گے. پیپلز پارٹی میں ہمت ہے تو سندھ اسمبلی توڑ کر میدان میں آئے. مولانا سیاست سے باہر ہو چکے, شوق سے احتجاج کریں. امیر مقام نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نواز شریف کی گرفتاری نہیں, آٹا, ادویات اور گلگت بلتستان انتخابات کی چوری کا لاہ عمل بنا رہی ہے.
वफाक ने सिंध के जज़ायर और साहिली इलाकों में नए शहर बसाने का मंसूबा बनाया तो सूबाई हुकूमत नाराज हो गई। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी के क़याम और आर्डीनेंस के इजरा को गैर कानूनी करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने जज़ायर पर काम की मशरूत इजाज़त का हुक्मनामा भी वापस ले लिया। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को एहतजाजी हंगामी मुरासला इरसाल कर दिया। कहा कि सिंध में मौजूद जज़ायर और पूरा साहिल सूबाई हुकूमत के ज़र इंतजाम है। सिंध हुकूमत ने बंडर जजीरा पर तामीरात की मशरूत इजाज़त भी वापस ले ली। मुरासले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने तयशुदा शराइत की खिलाफ वर्जी की। ये ऐलान भी किया गया कि पहले से की गई खतो किताबत और तौसीक पर अब अमल नहीं करेंगी। सिंध हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी के क़याम और ऑर्डिनेंस का इजरा गैर आईनी और गैर कानूनी है। खत में कहा गया कि सिंध हुकूमत ने बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत को आइलैंड की तरक्की की मशरूत इजाज़त दी थी, लेकिन ऑर्डिनेंस का इजरा करके सिंध के जज़ायर की मलकियत तब्दील करने की कोशिश की गई है। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर लैंडिंग की मशक की। वफाकी वज़ीर मवासलात और पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक फजाइया के तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर जंगी तैयारों की मशकों का इनाकाद किया गया। मशकों में पाक फजाइया के लड़ाका और तरबियती तैयारों ने हिस्सा लिया। वफाकी वज़ीर मवासलात और पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एयर वाइस मार्शल जफर असलम एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड ने वफाकी वज़ीर का इस्तकबाल भी किया। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने तकरीब से खिताब में कहा, पाक फजाइया पेशावराना सलाहियतों की बिना पर काबिल कदर है। पाकिस्तानी कौम के लिए फजाइया सरमाया और इफ्तिखार है। महंगाई कहाँ है? एवरेज प्राइस पर अशिया मार्केट में दस्तयाब हैं। महंगाई नहीं है, सिर्फ वावेला मचाया जा रहा है। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़। आपको बता रहे हैं कि टीवी टुडे की महंगाई और अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी पर खुसूसी ट्रांसमिशन। लाहौर की इंतजामिया ने महंगाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। महंगाई कहाँ है? एवरेज प्राइस पर अशिया मार्केट में दस्तयाब हैं। महंगाई नहीं है, सिर्फ वावेला मचाया जा रहा है। जिला इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है। जी हाँ, आपको बताएं कि क्या कहा उन्होंने। जिला इंतजामिया उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी नहीं है जितना वावेला और शोर किया जा रहा है। टीवी टुडे की महंगाई और अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी पर खुसूसी ट्रांसमिशन। लाहौर की इंतजामिया ने महंगाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। महंगाई कहाँ है? एवरेज प्राइस पर अशिया मार्केट में दस्तयाब है। महंगाई नहीं है, सिर्फ वावेला ही मचाया जा रहा है। ये कहना था जिला इंतजामिया ने। जी तो नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान रांझा ने टीवी टुडे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि निर्ख मुस्तहकिम है, महंगाई का वावेला मचाया जा रहा है। महंगाई मौजूद ही नहीं है। कहते हैं जिला इंतजामिया, प्राइस मजिस्ट्रेट और फूड इंतजामिया मुतहरिक हैं और जुर्माने भी 300 गुना बढ़ा दिए गए हैं। इस हवाले से ज़ीशान रांझा क्या कहते हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। बिल्कुल, अगर आप जिस तरह महंगाई के तूफान का एक जिक्र है तो वो वावेला तो उसका बहुत है, लेकिन अगर हम इनके बेसिक स्टैट्स और उन फिगर्स पे जाएं और आप पिछले 2 से 3 साल की कंपैरेटिव स्टेटमेंट चाहे वेजिटेबल्स की निकलवाएं और किसी भी आप कमोडिटी की निकलवाएं तो वो आपको एवरेज प्राइस में बहुत खातर खा आपको इजाफा नजर नहीं आएगा। हाँ, शोर शराबा ज्यादा सुना जाएगा, आपको आटे का हो गया, चीनी का हो गया, लेकिन वो भी हमारा ओवरऑल पिछले 3 से 4 दिन से बहुत सीरियस क्रैकडाउन चल रहा है और इस वक्त आटा भी 80 to 90% जो आपकी मार्केट्स हैं, मेन मार्केट्स, उसमें अवेलेबल है और उसकी जो सप्लाई है उसको इंश्योर किया गया है। और इसमें बहुत सीरियस एक्टिविटी डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत पे जोन वाइज एरिया को तकसीम किया गया है, जिसपे वक्तन फवक्तन जो है तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट जो है मुतहरक रहते हैं। और अभी रिसेंटली भी हमारा जो जुर्माना है पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है और FIRs भी जो है उसमें भी खातर खा इजाफा है। तो बहुत सीरियस क्रैकडाउन चल रहा है और इस पे मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द काबू भी पा लेगी। ज़ीशान साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि काम तो बहुत ज्यादा हो रहा है, जुर्माना भी बहुत ज्यादा है, सख्ती भी बहुत ज्यादा है, तो फिर आप क्या कहते हैं महंगाई कंट्रोल हो ही नहीं पा रही? कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, या चेक एंड बैलेंस में गफलत बरती जा रही है? नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट ने इसको ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया है। तमाम आपकी जो मंडियां हैं वहाँ पे आपके जितने भी फार्मर कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि बीच में मिडल मैन को निकाला जाए
اور آپ کی جو آنے والی جتنی بھی فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں وہ آپ کا جو مین کنزیومر ہے اس پہ مڈل مین کا مارجن نکال کے دیا جائے. اسی طرح آپ کے جو ہمارے مین ماڈل بازار ہیں وہاں پہ بھی آپ کے اسپیشل سٹالز لگائے گئے ہیں تاکہ جو آپ کی سپلائی ہے اس کو اچھی کوالٹی کو بھی انشور کیا جائے اور کوانٹٹی کو بھی انشور کیا جائے. اور وہاں پہ بھی ہم نے ریٹس جو ہمارے نوٹیفائڈ ریٹس ہیں اس پہ اویلیبل ہیں. تو گورنمنٹ ٹرکنگ پوائنٹس بھی لگا رہی ہے جس میں آپ کے آٹے کے ٹرکنگ پوائنٹس کی تمام مارکیٹس میں لگائے جاتے ہیں تاکہ 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 860 روپے مہیا کیا جا سکے. تو تمام انیشیٹو گورنمنٹ لے رہی ہے اور اس کے ریزلٹس بھی جو ہیں وہ عوام تک پہنچ رہے ہیں. اس کے رزلٹ عوام تک پہنچ رہے ہیں. لیکن ذیشان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں لیکن جو بھی اتوار بازار ہے جمعہ بازار ہے وہاں پر جب عوام پہنچتی ہے تو قیمتیں عام دنوں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اگر اس قیمت پر اشیاء مل بھی رہی ہے تو وہ آٹا بھی غائب ہوتا ہے, چینی بھی غائب ہوتی ہے. ہاں نہیں میم میں اس سے ایگری نہیں کروں گا کیونکہ ہم لوگ ضلعی انتظامیہ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ اور آپ کی جو مارکیٹ کمیٹی کے اسٹاف ہے یہ تمام اور انکلوڈنگ پرائس مجسٹریٹ یہ ان مارکیٹس میں موجود رہتے ہیں اور ہمارے جو جتنے بھی اس میں فیڈ بیک ہے یا لوگوں کی جو کمپلینٹس ہیں اور پی ایم پورٹل پہ جو کمپلینٹس ہیں اس پہ بہت فیوریبل کامنٹس جو ہے ہمیں مل رہے ہیں اور پبلک اوپینین ہے. ہاں کئی خامیاں ضرور ہیں اور اس کی پوری کوشش ہے کہ ہم اس پہ قابو پائیں. سر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ قابو پانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, ریزلٹس بھی آ رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام اسی طرح سے پریشان ہو رہی ہے. اس کی بڑی وجہ آپ اپنے ذریعے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ میرے خیال سے اس میں کردار جو ہے وہ میرے خیال سے جو ریالٹی پہ آپ جائیں تو اس طرح مہنگائی نہیں ہے جس کا باویلا جو ہے وہ مچایا ہوا ہے. اور چیزیں جو ہماری بیسک کموڈیٹیز جتنی بھی ہیں وہ ان کی نیچرلی کچھ کموڈیٹیز ایسی ہوتی ہیں جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں جس میں آپ کے کچھ ویجیٹیبلز ہیں, فروٹس ہیں, اس کی پرائسز میں ایٹ ٹائمز ہائک آ جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی بیسک ہماری انڈیجنس جتنی بھی ویجیٹیبلز یا فروٹس ہیں اس کی پرائسز بالکل اسٹیبل ہیں. اور ہماری جتنے بھی انیشیٹو گورنمنٹ کے لیے گئے ہیں چاہے وہ ماڈل مارکیٹس ہیں, آپ کے اتوار بازار ہیں اور ایون ٹرکنگ پوائنٹس ہیں, وہاں پہ بالکل کنٹرول ریٹ اور نوٹیفائڈ ریٹ سے لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور ان کو پرووائڈ کیا. دوسری جانب اسپیشل ٹرانسمیشن میں شریک صوبائی وزیر ملک اختر سوالات کے جواب نہ دے سکے اور لائن ڈراپ کرنے کے بعد فون بند کر دیا. پنجاب کے وزیر توانائی ملک اختر نے دعویٰ کیا ہے کہ 95% مقامات پر آٹا دستیاب اور بآسانی مل رہا ہے. دیکھیں بات اس میں جو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈالر کی جو پرائسز ہیں وہ اوپر گئی ہیں. اس میں جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں یا جو ان پٹس ہوتی ہیں ان کی پرائسز الٹیمیٹلی اوپر جانی چاہیے. ایک تو یہ فیکٹس ہیں اور دوسری جو مارکیٹ ڈریون جو ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق آتا ہے اس میں بھی پرائسز کا فرق پڑتا ہے. جی اصل میں دو جو چیزیں ہماری ہماری جو جورسڈکشن بنتی ہے, ایک گندم مین ہے. گندم ہم نے 1475 پہ لی اور اپنا اب انٹرنیشنل پرائسز اس کی زیادہ ہیں تو ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ آیا ہوا ہے, اس میں ایک ایشو آیا ہوا ہے. دوسرا ہمارا جو چینی والی ہے, چینی پنجاب حکومت کی جو پرائسز ہیں اس کی چینی کی ریٹ فکس کرنا یہ پنجاب حکومت کی جورسڈکشن میں نہیں آتی, یہ فیڈرل حکومت کرتی رہتی ہے. اور اس میں بھی ظاہر ہے انٹرنیشنلی ان کی پرائسز بڑھی ہیں اور ڈالر کا امپیکٹ آیا ہے. اس پہ کل ہم نے ہماری جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں دونوں چیزوں کو بڑا سیریس کیا گیا ہے. اور اس پہ جو پنجاب میں آٹے کی قیمتیں جو ہماری گورنمنٹ کی مقرر شدہ ہیں اس پہ تو کافی جگہوں پر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 95 سے 98% جگہوں پر وہ اسی کنٹرول ریٹ پہ آٹا مل رہا ہے پنجاب میں. چینی کی پرائسز میں یہ آ رہا ہے امپیکٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے کل منظوری دی ہے کہ 3000 ٹن ہم وہ اپنا چینی درآمد کر رہے ہیں, 3 ملین ٹن. تو اس میں جب یہ چینی یہ بھی آ جائے گی اور 18 کو جہاز لگ رہا ہے, اسی مہینے کے 18 تاریخ کو پورٹ پہ لگ رہا ہے اور گندم بھی آ رہی ہے تو جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے وہ انشاءاللہ فل ہو جائے گا اور قیمتیں جو ہے. ہائے مہنگائی عوام کی دہائی, سنائے کس کو غم, کون کرے گا شنوائی. اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں ہوئی زبردست مہنگائی. حکومت کی آٹے چینی کی قیمتوں میں اضافے پر نوٹس ہوا میں تحلیل.
ना अमल दरामद हुआ, ना कीमतें कम हुई, उल्टा हुकूमती निरखों से जायद कीमतों पर अशिया मार्केट में बिक रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बारहा नोटिस लिए, वज़ीर आला ने भी हिदायत की, मजिस्ट्रेट भी छापे मारते रहे, लेकिन चीनी और आटा मुकर्रर करदा निर्ख के मुताबिक शहरियों को ना मिल सके। क्या वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के नोटिस, इक़दामात, इजलास, हिदायत पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? क्या मुतल्लिका इंतज़ामिया हुकूमती अहकामात को संजीदगी से नहीं लेती? क्या मुतल्लिका इंतज़ामिया हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रही? अगर इंतज़ामिया अमल दरामद कर रही है तो इसके असरात कीमतों में कमी की सूरत में सामने क्यों नहीं आ रहे? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस बात का जायज़ा क्यों नहीं लेते कि वज़ीर आज़म और इनके अहकामात पर क्यों अमल दरामद नहीं होता? तहरीक इंसाफ को तब्दीली के उन्वान से हुकूमत में आए 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इन 2 सालों में महंगाई का सैलाब का आवाम की तब्दीली के सारे ख्वाब बहा कर ले गया। खुशामद दावे की बुनियाद पर इस हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सकी, अवाम को जाने वाले हुक्मरानों की याद सताने लगी। नोटिस पर नोटिस लिया गया, छापे पर छापे मारे गए, वजीर खुराक ने इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन कीमतें फिर भी बढ़ती रहीं। दुकानदारों ने महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी है। मजीद जानते हैं अली तारिक की इस रिपोर्ट में। आटा चीनी मुकर्रर करदा कीमतों पर ना मिल सका। वजीर आजम के नोटिस लेते ही चीनी ऐसी गायब हुई कि कोई ढूंढ ना पाया। अगर किसी को मिली भी तो कीमत 100 रुपए से जायद की ही मिली। पंजाब के वजीर आला भी कीमतों में कमी की हिदायत ही देते रह गए और मुनाफाखोर अपनी झोलियां भरते रह गए। चीनी और आटा की कीमत हर दुकान पर अलग ही है। प्राइस कंट्रोल कमेटी का भी कहीं अता पता नहीं। दुकानदारों ने तमाम तर मामलात का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए इंकशाफ किया कि गंदुम अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। अब देखिए चीनी का रेट जो है मार्केट में गवर्नमेंट कह रही है 70 रुपए बेचो, अब पीछे तो जो बाजार में आ रही है ना वो तकरीबन 96 रुपए के हिसाब से चीनी रेट आ रही है। हुकूमत का काम है उसको टैकल करे, और जब आप कोई चीज देंगे नहीं तो कैसे आप मांग सकते हैं? वही जो आप गवर्नमेंट दे रही है ना गंदम, वही ब्लैक होके हमारे पास आती है, वो 2300, 2350, 24 रुपए मन बिक रही है। उसी हिसाब से हम आटा ये 70 रुपए किलो बेच रहे हैं। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज मलिक ने आटा और चीनी की कीमत मुकर्रर करदा निर्खों पर लाने का बेड़ा उठा लिया। कहते हैं जहाँ भी महंगी अशिया फरोख्त हुई कार्रवाई करेंगे। प्राइस को स्टेबलाइज हमने करना है, और अगर कोई मसला है होर्डिंग का या किसी एंड में सप्लाई चेन का इशू है तो उसको रिजॉल्व करना है, तो स्ट्रेटजी डेवलप करके फिर आपसे शेयर करते हैं। वजीर आजम ने 12 नोटिस लिए, वजीर आला ने भी हिदायत की, मजिस्ट्रेट भी छापे मारते रहे, लेकिन चीनी और आटा मुकर्रर करदा निर्ख के मुताबिक शहरियों को न मिल सके। कैमरामैन जामिन के साथ अली तारिक। अवाम को रिलीफ के वादे सिर्फ वादे ही रह गए। तब्दीली सरकार ने गरीब की चीखें निकाल दी। शहरियों की दुहाई कहती है महंगाई ने कमर तोड़ दी है। घर चलाना मुश्किल हो गया। देखते हैं ये रिपोर्ट पैकेज बॉक्स पॉज पर। तहरीक इंसाफ के 2 साला दौर में अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती है। आटा, चीनी, घी, टमाटर, प्याज, मुर्गी समेत तमाम अशिया अवाम की पहुंच से दूर हो गयी। वजीर आजम इमरान खान ने जिस चीज का नोटिस लिया वो महंगी हो गई। चीनी का नाम लिया तो चीनी पहले गायब हुई और फिर 45 रुपए फी किलो महंगी हुई। दाल माश 91 रुपए, दाल मसूर 38 रुपए, दाल मूंग 116 रुपए, जबकि दाल चना 18 रुपए फी किलो महंगी हुई। दूसरी तरफ आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए की बजाय 1100 रुपए का फरोख्त हो रहा है। तहरीक इंसाफ के 2 साल अवाम पर महंगाई बम बनकर गिरे हैं। इस वक्त जो है ना महंगाई बहुत ज्यादा है। 80 रुपए किलो तो आलू हो गए हैं। कोई चीज भी जो है ना कंट्रोल नहीं हो रही इनसे। जो आलू 50 रुपए थे अब वो 120-30 रुपए मिल रहे हैं। टमाटर 20-30 रुपए होते थे, आज वो उसका रेट 250 रुपए किलो है। महंगाई तो जी हद से ज्यादा हो गया। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। स्कूलों की फीसें चढ़ी है वो बंदा नहीं दे सकता। महंगाई इतनी है कि गरीब बंदा बिल्कुल मर चुका है, और इस तरह की हुकूमत नूं एक दिन तो पहले खत्म करना चाहिए। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें तो ये पता है कि 2 साल पहले मैं एक रिटायर्ड पेंशनर हूँ, बहुत सहूलत थी। लेकिन अब हालात ये हैं कि अगर 1 किलो चीज़ लेनी थी तो अब 1 पाव ले रहे हैं।
सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने अवाम को परेशान कर रखा है। टमाटर 150, आलू 60, बैंगन 80, जबकि मटर 280 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। हुकूमत की अपनी अदाराए शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सालों में 45% सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। हाय महंगाई, अवाम की दुहाई, सुनाएं किसको ये अपने गमों की दास्तां और कौन करेगा इसकी सुनवाई। अशियाए खुरनोश की कीमतों में हुई जबरदस्त महंगाई, अवाम की दुहाई। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान महंगाई कम करने की बजाय साबिका हुक्मरानों पर इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं। कैमरामैन अबू बकर के साथ अली तारिक। नेवल हेडक्वार्टर में कमान की तब्दीली की तकरीब, पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद न्याजी ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार और नेवी को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। 3 साल में खित्ते में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। सुबकदोश होने वाले एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का अलविदाई खिताब, चेंज ऑफ कमांड की पुरवकार तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में हुई। अमजद खान न्याजी की तैनाती का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया गया। अमजद न्याजी ने 1985 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। अमजद खान न्याजी को हलाल इम्तियाज मिलिट्री सितारा बिसालत से नवाजा जा चुका है। इससे कबल बर्गलर्स तैनाती धन बजाकर नेवल चीफ की आमद का भी ऐलान किया गया। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 9 बजे के बुलेटिन में मजीद और क्या खबरें हैं। जी हां, वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब को IPP's मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही से हटा दिया गया है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख नए सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। IPP से मुआहदों में तरमीम के लिए मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। वफाकी हुकूमत का एक और बड़ा फैसला सामने आ गया। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब को बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियों के साथ मुज़ाकरात करने वाली कमेटी की सरबराही से हटा दिया। उमर अयूब की फैमिली पावर प्लांट्स के कारोबार से वाबस्ता है, जिसके बायस इनको कमेटी की सरबराही से हटाया गया। ताहम उमर अयूब वफाकी वज़ीर तवानाई होने के बाद मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पेरल केस में कत्ल केस के 4 मुलजमान की रिहाई रोकने से मुतालिक अपने हुक्मनामे में तोसी से इनकार कर दिया। अदालत ने अपील कनिंदा की जानिब से तैयारी न होने पर मोहलत की इस्तदा मंजूर कर दी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल सिंह डॉक्टर फैज शाह ने बताया कि गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा 5 अक्टूबर को मिला है, इसलिए दस्तावेजात तैयार न कर सके। केस में मरकजी अपीलें जमा हैं। अब आपको बताएं कि कराची में पुलिस को मदद के लिए कॉल करने वाले ही मुबैना मुकाबले का शिकार हो गए। कानून के रखवालों ने डाकू समझकर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। एक मजदूर जांबहक मोताद जख्मी जांबहक शख्स को डाकू करार देने के लिए पिस्तौल पास रखकर तस्वीरें बनाई गई। गुस्सा का इल्जाम 6 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। बेकसूर भाई पर के बेकसूर भाई पर मारा किसने, गोली किसकी लगी थी? पुलिस ने मारा हमारे भाई। मरने के बाद क्या हुआ? कोई हम इतनी देर में ना दोबारा नीचे गए है ना उसकी उठाने के लिए, तो क्या नाम है, इन्होंने उधर पिस्टल रख रखा है, उधर तस्वीर खींची है पुलिस ने। ठीक है, वर्दी में था वो पुलिस वाला? जी वर्दी में थे पुलिस वाले। तो ये आपका रिश्ता क्या है अदालत से? सक्का भाई है जी मेरा, सक्का भाई है मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनाउल्ला है। अच्छा, ये आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? कातिल वायरस की बात करें, पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6535 हो गई। मजीद 672 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,16,351, 499 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 3,06,16 मरीज सेहतयाब हो चुके। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 624 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मजमूई तादाद 3,16,351 हो चुकी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 10,54,000 लाखतें हो चुकी हैं और मरीजों की तादाद 3,60,00,000 हो गए। अमेरिका में 2,15,000, ब्राजील में 1,45,773, मैक्सिको में 82,000, रूस में 21,663 और भारत में 1,04,000 और अरब में गुज़श्ता इतनी अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। 591 अमवात ब्राजील में रिकॉर्ड की गई। बुलेटिन के